हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 31st लेक्चर वीडियो है। 30 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट ओबी पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है ओबी सब्जेक्ट की, तो जरूर उससे पढ़िएगा, उसका फायदा उठाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, राइट। एंड आज के इस वीडियो में हम ओबी का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ओबी का, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, क्या इंपैक्ट पड़ता है ये समझेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो वैसे तो हिंदी में ये जो वर्ड है कल्चर, इसका हिंदी में मतलब क्या है। इस वर्ड का हिंदी में मतलब होता है कल्चर, मतलब होता है संस्कृति। हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की एक बहुत अच्छी डिफिनीशन है विच इज गिवन बाय ओ रेली। इन ये एक थिंकर थे, बहुत ही फेमस थिंकर थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डिफिनीशन दी है। इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ये एक सेट ऑफ अजम्पशंस है, बिलीफ है, वैल्यू है एंड नॉर्म है जो शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, वो जो भी बिलीफ, वैल्यू, एजम्पशंस या जो नॉर्म फॉलो करते हैं उसको शेयर करते हैं। इन्हीं सब नॉर्म, बिलीफ, एजम्पशंस जो होता है, इन्हीं से मिलके बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। एंड हम कल्चर के बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम करना बहुत अच्छा है क्योंकि वहां का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी वैल्यूज हैं, बहुत अच्छे बिलीफ है उन ऑर्गेनाइजेशन के। तो यानी उन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ही अच्छा है, तो ये यूनिक कल्चर है। हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, वो जब एक्सपेंशन के लिए देखती हैं, जैसे कि सपोज करिए कोई कंपनी है वो एक्सपेंशन के लिए देख रही है, वो अलग अलग सेक्टर में, जैसे फार्मा सेक्टर हुआ, कम्युनिकेशन सेक्टर हुआ, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी या एजुकेशन सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स है ना। तो हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने, उनका कह लीजिए उनका कल्चर ऐसा है, उनका बिलीफ, वैल्यूज ऐसी हैं कि वो बाकी सेक्टर में इंटर कर सकती हैं। आने वाले समय में वो बाकी सेक्टर में इंटर करेंगी, लेकिन उन्होंने लिकर सेक्टर को छोड़ा हुआ है। तो ये इनका कल्चर है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। तो दिस इज कल्चर। कल्चर मतलब वो वैल्यूज, वो बिलीव जो वो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर फॉलो करते हैं, जिसको वो शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक, अब इसके फीचर्स बताती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है कि इट डिफरेंशिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है वो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या अलग बनाता है। ठीक है, एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसको एक पहचान प्रोवाइड करता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक का नाम ले रही है यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं कि जो टाटा ग्रुप है, उनके यहाँ पे उनका जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका जो कल्चर है वो इनको डिफरेंशिएट करता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग पहचान प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये हो गए दो फीचर। तीसरा फीचर क्या है कि कल्चर इज रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। ऐसा नहीं होता है कल्चर जो है हर साल चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। कल्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो स्टेबल रहता है, एक ही कल्चर फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर चेंज कुछ नॉर्म्स में या कुछ वैल्यूज में अगर चेंज आता भी है तो वो एक लंबे समय के बाद आता है। तो कल्चर इज रिलेटिवली स्टेबल। चौथा फीचर क्या है, अब कल्चर का इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर है उसका इंपैक्ट पड़ता है किस पे, उसके एम्प्लॉयज पे। ठीक है, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड पे, एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का। तो वही चौथा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन, इट मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ता है किस पे, एम्प्लॉय के एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, परफॉर्मेंस पे। राइट, तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट फीचर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इसको हम ओबी में पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बता दूं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है यूनिक होता है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन को अलग करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, एम्प्लॉइज पे, उसके जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अगर एम्प्लॉइज के बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली किन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन ये 4 मेजर इम्पैक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। देखिए, कल्चर का इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉइज पे, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड एम्प्लॉय के बिहेवियर पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इन 4 ये जो एस्पेक्ट हैं इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, वर्क एथिक्स, मोटिवेशनल पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है इसके 4 मेजर इम्पैक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मोटिवेशनल पैटर्न, वर्क एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। अब ये चारों क्या है ये अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। इसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड हो गए हैं, एक एसएपीएम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड ओबीबी अब आखिरी के 2-3 यूनिट बच रहे हैं, ओबीबी अब कंप्लीट है। तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात और है कि ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2024 तक। एंड आपने अगर मेरा दोनों चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर हो पाए तो अपने कोर्स का नाम जरूर मेंशन किया करिए, आप किस कोर्स के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं, अपने शहर का नाम, ये अगर मेंशन करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा आगे के वीडियो लेक्चर प्लान करने में, अगर आप अपना कोर्स भी मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड एक बात और है कि अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो इम्पैक्ट था ना उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। वो जो चारों पॉइंट बताए थे ना वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का वो है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। देखिए, कल्चर का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एम्प्लॉइज पे, जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर हैं, जो भी पीपल हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर का। एंड ये जो एम्प्लॉइज है, ये जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, वही तो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से ही तो मिलके बनती है, एम्प्लॉय से ही तो मिलके बनती है। और कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय पे और एम्प्लॉय से ही मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अल्टीमेटली कल्चर का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है उस पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स, तो वर्क एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एथिक्स है, यानी किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन सी मॉरल वैल्यूज फॉलो की जाएंगी, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का। ठीक है, वर्क एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है ये अल्टीमेटली कहां से डिराइव होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है यही डिटरमाइन करता है इथिकल स्टैंडर्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे चाहे इंडिविजुअल लेवल पे कौन से एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, क्या मॉरल वैल्यूज फॉलो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्क एथिक्स इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो कल्चर का इंपैक्ट वर्क एथिक्स पे भी पड़ता है। अगला जो है मोटिवेशनल पैटर्न पे भी इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, कल्चर ही डिटरमाइन करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो अपनी जॉब को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस टाइप का है कि लोग अपनी जॉब को मतलब चलिए पहले पॉजिटिव का एग्जांपल लेती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अचीवमेंट ओरिएंटेड है तो क्या होगा, लोग मोटिवेटेड रहेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस टाइप का है कि जहां पे परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये यहाँ का कल्चर ही है कि परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे रिवॉर्ड किया जा रहा है, उसे प्रेस किया जा रहा है, अगर ऐसा कल्चर है तो क्या होगा, हर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, अपनी फुल एनर्जी से काम करेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे कह लीजिए वो जो बटरिंग करता है उसको प्रमोशन मिल रहा है, परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा रहा है, ठीक है,
तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, क्या मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉय का हाई रहेगा? नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो यानी कल्चर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किस पे? मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी वो अपनी जॉब को किस तरीके से लेता है। अगर हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड है, मन लगा के काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, तो एम्प्लॉय भी क्या होगा, जो नया पर्सन भी आया है ना ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय क्या है, मन लगा के काम करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा इंपैक्ट है। चौथा इंपैक्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या आता है? प्रोसेस में आता है आपका प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग वगैरह की जाती है, डिसीजन मेकिंग जो की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, ये सब भी किससे डिटरमाइन होती है? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। क्यों? क्योंकि देखिए, कल्चर का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? एम्प्लॉइज पे, या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, या कह लीजिए जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पीपल हैं, उन पे इंपैक्ट पड़ता है कल्चर का। एंड यही लोग तो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोसेस है उनको रन कौन कर रहा है? अल्टीमेटली एम्प्लॉय ही तो कर रहे हैं। एम्प्लॉय, मेंबर कह लीजिए, चाहे पीपल कह लीजिए। तो यानी कल्चर का अगर इंपैक्ट इन पर है, यानी यही लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो यानी कल्चर का इंपैक्ट प्लानिंग पे भी है, डिसीजन मेकिंग पे भी है, कंट्रोलिंग पे भी है। ठीक है, तो कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। तो ये चार इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पे इंपैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉय के मोटिवेशनल लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एथिक्स कैसा होगा उस पे इंपैक्ट पड़ता है, एथिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे उन पे इंपैक्ट पड़ता है, एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो क्रिएट कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने कल्चर की बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, फीचर्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख ली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, बट एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे क्रिएट, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके यहाँ का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पॉजिटिव हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। लेकिन कैसे क्रिएट किया जाएगा, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? इस्टेब्लिशिंग वैल्यू। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग विजन। तीसरा क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यू एंड विजन। चौथा क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये 4 सिंपल से स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट करने के। और अब हम इन एक एक स्टेप को, ये 4 सिंपल से स्टेप हैं, अब इन एक एक स्टेप को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इस्टेब्लिशिंग वैल्यू। सबसे पहला क्या है? इस्टेब्लिशिंग वैल्यू। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वैल्यूज इस्टेब्लिश करे। ठीक है, वैल्यूज मतलब जो गवर्न करती हो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, या टॉप मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं? वैल्यूज इस्टेब्लिश करते हैं। वैल्यूज मतलब क्या होता है? वैल्यूज जो होती है ये डिफाइन करती हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, एंड व्हाट इज अनडिजायरेबल। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये होती हैं वैल्यूज। तो सबसे पहला स्टेप जो है कल्चर क्रिएशन में वो यही होता है कि वैल्यूज को एस्टैब्लिश करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो वैल्यूज एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, ये देखिए ये चीज मैंने लिखी है कि जो वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट कौन करता है? जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली जो फाउंडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स होते हैं, या टॉप मैनेजमेंट के जो बाकी लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज एस्टैब्लिश करते हैं। वैल्यूज मतलब क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजायरेबल है, क्या अनडिजायरेबल है, ये सब। ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो कैसे कैरी आउट होगी, किस टाइप की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएंगी, तो ये सब डिसाइड करना, तो वही है एस्टैब्लिशिंग वैल्यू। ठीक, तो कल्चर क्रिएट करने में सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या था? क्रिएटिंग विजन। विजन मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म व्यू, यानी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, वही है। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग विजन। विजन मतलब क्या होता है? विजन मतलब इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट, यानी आगे फ्यूचर में चढ़ के ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहां पर देखती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना विजन, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कल्चर डेवलप करना चाहती है तो दूसरा स्टेप यही होता है, क्रिएटिंग विजन। इसमें देखिए मैं लिखा है, इट इंप्लाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट प्रोजेक्शन अबाउट वेयर इट शुड गो इन द फ्यूचर। इसमें क्रिएटिंग विजन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्शन करती है। प्रोजेक्शन मतलब अनुमान लगाती है आगे के लिए कि वो फ्यूचर में क्या करेगी, कहां तक जाएगी, और
फ्यूचर में आगे उसे चल के कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो वही है क्रिएटिंग विजन, विजन क्रिएट करती है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप कल्चर क्रिएट करने में वो क्या है, वैल्यूज एस्टैब्लिश कर दी, विजन क्रिएट कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ऑपरेशनलाइजिंग, यानी अब इन्हें एक्शन में लाना है। पहला स्टेप क्या था, वैल्यूज एस्टैब्लिश कर दी, पहला स्टेप यही था, वैल्यूज एस्टैब्लिश कर दी। दूसरा स्टेप विजन क्रिएट कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, ऑपरेशनलाइज करना इनको। ऑपरेशनलाइज करना मतलब पुटिंग इट इनटू एक्शन, पुटिंग द विजन एंड वैल्यूज इन एक्शन, वैल्यूज एंड विजन को एक्शन में लाना। ठीक है, एंड कैसे अब एक्शन में लाया जाएगा, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। ये 4 स्टेप हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिजायरेबल है, क्या अनडिजायरेबल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी, तो ये सब लिखना। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहां फ्यूचर में अपने आप को देखती है, क्या चैलेंजेस आएंगे, जो विजन है वो सब एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोसेस फॉलो करेगी वो डिजाइन करती है। तीसरा स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मैनेजमेंट कोशिश करता है कि उन्हीं इंप्लॉइज को सिलेक्ट करे जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू से मैच हो। ठीक, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, तो ऐसे ही इंप्लॉय लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज है कि हम परफॉर्मेंस को ज्यादा मैटर करते हैं, ऑनेस्टी चाहिए एम्प्लॉयज में, इंटीग्रिटी चाहिए, तो जनरली फिर सिलेक्शन के टाइम ऐसे ही एम्प्लॉय को हायर किया जाए जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें इंटीग्रिटी हो, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो वही तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, इनकरेज न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय whose activities are compatible with the organization value and culture। तो इसका मतलब क्या है, चौथा स्टेप है कि चाहे न्यू एम्प्लॉय हो चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो, ऐसे एम्प्लॉय को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, एंड इवन रिवॉर्ड से भी मोटिवेट करें उन एम्प्लॉय को जिनकी वैल्यूज, जिनके कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से मैच खाते हैं, कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से स्टेप है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा वैल्यूज एंड विजन को ऑपरेशनलाइज किया जाता है, मतलब एक्शन में लाया जाता है। ये 4 सिंपल से स्टेप हैं। वैल्यूज एंड मिशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, फिर उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस डिजाइन करना, सिलेक्शन प्रोसेस में ध्यान रखना कि ऐसे एम्प्लॉयज को ही, ऐसे कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करें जो मैच खाते हो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू से, एंड चौथा क्या है, इनकरेज करें ऐसे एम्प्लॉय को जो मैच खाते हो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू कल्चर से। ठीक, इवन उन्हें रिवॉर्ड भी करें। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा और आखिरी स्टेप क्या है, चौथा और आखिरी स्टेप है सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सोशलाइजेशन का क्या मतलब है, सोशलाइजेशन बेसिकली एक एडेप्टिव प्रोसेस है, यानी अब एम्प्लॉय क्या करेंगे, बाकी एम्प्लॉय जो होंगे क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन है, उस विजन पे, उस वैल्यूज के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में बाकी एम्प्लॉयज क्या होंगे, ढलेंगे, उस कल्चर में अडेप्ट होंगे। तो यही है फोर्थ स्टेप, सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए मैं लिखा है टू इंश्योर दैट कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अडॉप्टेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो अडॉप्ट किया जाए, एम्प्लॉयज उस कल्चर को अडॉप्ट करें, इसके लिए बहुत जरूरी है सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है वो सोशलाइज करें, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ढल पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे। तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक अडेप्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो न्यू एम्प्लॉय है वो लर्न करता है, इनकलकेट करता है वैल्यू एंड नॉर्म्स विच आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक, तो दिस इज द सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। तो ये 4 सिंपल से स्टेप होते हैं किसमें, क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करने के 4 सिंपल से स्टेप है। कहीं पे इसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएशन के नाम से आएगा, या फिर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का प्रोसेस के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से स्टेप हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। चलिए, तो यानी हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, आज हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वो बिलीफ है, वो वैल्यूज है, वो नॉर्म्स है, वो एजम्पशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं शेयर करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं जो बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म शेयर करते हैं, उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर इसके हमने 4 फीचर्स देखे, 4 इंपैक्ट देखे, और इसके प्रोसेस में भी 4 स्टेप्स थे। ठीक है, सही में सब में 4 ही था। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो
तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, राइट? तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।